हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। तो खैर एक बार फिर स्वागत है आपका। अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस पढ़ रहे थे हम। पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से कवर कर लिया था, जिसके अंदर कंसेप्चुअल अच्छी सी क्लैरिटी लेकर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। और आज फाइनली पार्ट 3 है आपका, जो कि फाइनली आपका कंक्लूडिव पार्ट रहने वाला है। आज और थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि बात और अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको भी एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से करने वाले हैं। बड़ी ही अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी, आराम से बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए खैर बिना किसी देरी के प्रेम से बोलो राधे राधे, और आओ जरा करते हैं आज की क्लास का कंटेंट शुरू। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर अच्छे से क्वेश्चन करने देख लिए थे हमने किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो या तो क्वेश्चन हमेशा कैश बुक से शुरू होता है या क्वेश्चन पास बुक से शुरू होता है। जिस भी किताब से क्वेश्चन की शुरुआत होगी उसमें ही आप नेसेसरी चेंजेस करते हैं। ये नेसेसरी चेंजेस करने का क्या मतलब हुआ वो अभी क्वेश्चन करते हुए भी हम देख लेंगे। और अगर किसी ने अभी तक अच्छे से नहीं जाना समझा बीआरएस, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। आई बटन पे क्लिक करके मैं चाहूंगा पार्ट 1 आप जरूर देख लें। तो चलो खैर फिलहाल के लिए तो डन जी डन, बातों की शुरुआत करता हूं मैं। जहां ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पासबुक से शुरू है, और क्योंकि जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका पासबुक है, तो जो भी हम नेसेसरी चेंजेस करने वाले हैं मेरे बाबू, तो वो हम पासबुक में ही करेंगे। और ये जो ये लाइन है जिसको कि मैं आज की क्लास में, आज के लेक्चर में दूसरी बार बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक, सो वी विल चेंज इन अ पासबुक ओनली। तो इस बात का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, तो अगर किसी ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो आज की क्लास में भी समझी जा सकती है ये बात। लेकिन उसके लिए ध्यान से थोड़ा बहुत ध्यान यहां रखें, बाकी का जहां मर्जी रखें। खैर तो चलो जी करता हूं बातों की शुरुआत। क्योंकि क्वेश्चन जो कि है वो पासबुक से शुरू है, तो शुरुआत में हम जो भी बातें लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर भाई यहां पर हम फॉर्मेट वाइज सीरियल नंबर लिखते हैं। देन इसके बाद में यहां पर हम पर्टिकुलर्स यानी कि ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन कोट करते हैं। और एक कॉलम हमारा बनता है प्लस आइटम का, प्लस आइटम जहां पर कोई भी फिगर अगर हमें प्लस करनी होती है तो हम वो लिखते हैं। और एक कॉलम मेरा बनता है मेरे बाबू किस चीज का, माइनस आइटम का। अकाउंट्स के अंदर जब कभी भी आप कोई भी काम करें तो ऑब्वियसली हेडिंग डालना तो ना ही भूलें, यानी टॉप पे आपको हेडिंग तो डालनी ही डालनी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी हमारी, ठीक है जी। और अगर बिल्कुल परफेक्ट काम करना चाहते हैं तो इवन यहां पर आप वो पीरियड भी जरूर लिख दें जिस पीरियड के लिए ये बनाई जा रही है, यानी फॉर द हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो भी आप बनाते हो जो कि है बीआरएस, तो वो किसी ना किसी एक पीरियड के लिए बनाते हो, किसी महीने के लिए बनाते हो। तो 31 मार्च 2019, तो फॉर द भी लिख सकते हो, एज ऑन भी लिख सकते हो। चलो जो क्वेश्चन में है वही सेम टू सेम लिख दो। तो 31 मार्च 2019 के लिए हम बना के चल रहे हैं, ऐसे करके बातें। चलो खैर, तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि या तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कैश बुक होता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हो तो यहां पर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हैं। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो जो भी हम चेंजेस करेंगे पासबुक में करेंगे। आमतौर पर पासबुक के केस में आमतौर पर कभी भी नॉर्मल बैलेंस को हम यहां पर प्लस आइटम में दिखाते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है कि हमने जितना पैसा था उससे ज्यादा निकाल लिया, यानी ये कुछ और नहीं, अपना प्यारा सभी का दुलारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्रॉ वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ओवरड्रॉ वर्ड से समझ में आता है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 80,000 रुपए। तो जो शुरुआती बैलेंस है वो हम प्लस आइटम में नहीं बल्कि माइनस आइटम के अंदर दिखाने वाले हैं मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हो गई। देन इसके बाद में करना क्या है, आपको 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को हम यहां पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और सभी को या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। और ये 100% बातें समझ में आने वाली हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम सोचते हैं कि हमें प्लस करना है या माइनस करके चलना है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका चेक ड्रॉन से रिलेटेड। चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है, अब देखो बातों का मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं पता है तो जान ले, जब तक आपको बातों का मतलब नहीं पता होगा आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। और मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप बातों को अच्छे से समझें, दिमाग में बिठाएं और लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए बातों को रिटेन करें अपने दिमाग के अंदर। तो चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, तो चेक को इश्यू करना। वो चेक को इश्यू करना मतलब पेमेंट पर्पज के लिए चेक किसी पार्टी को दे देना।
ये बात हमने बहुत अच्छे से जानी हुई है कि जो चेक इशूड होता है वो हम किसे देते हैं, अपने किसी क्रेडिटर को देते हैं। हमें शायद कोई पेमेंट करनी होगी जिस कारण से हम चेक दे रहे होंगे। तो बेसिकली चेक ड्रॉन यानी चेक इशूड यानी हमने पेमेंट पर्पस के लिए कोई चेक दिया है और लिखा हुआ है कि ये चेक अभी तक भी प्रेजेंट नहीं हुआ है अंटिल द अप्रैल 2019। इवन अप्रैल 2019 तक भी ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। और कितने अमाउंट के ये चेक हैं, तो ये है बेसिकली 15,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, 8,000 रुपए के, यानी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 चेक हैं, जिन चेक को हमने ड्रॉन तो किया मार्च में, लेकिन वो इवन अप्रैल तक भी प्रेजेंट नहीं हो पाई, यानी इन शॉर्ट वो चेक प्रेजेंट नहीं हो पाए। भाई हमने किसी पार्टी को चेक दिया है तो ऑब्वियसली वो कभी ना कभी तो प्रेजेंट करेगा ना, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो होगा क्या इस सिचुएशन में, तो अगेन दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक। और इस तरह की परिस्थिति में हमारी कैश बुक नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट पर्पस के लिए चेक इशू किया है, तो अकाउंटेंट मान के चलता है कि मैंने तो कर दी ना पेमेंट, मैंने अपने काम कर दिया, तो कैश बुक जो की है वो नीचे आ गई। क्या पासबुक से पैसा डिडक्ट हुआ है? तो जवाब है ना। क्यों? क्योंकि वो चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हो पाया है, जिसके कारण से पासबुक का बैलेंस वहीं के वहीं है। और क्योंकि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो जो भी हमें अब इन दोनों को बराबर करना है, मुझे बीआरएस में टारगेट होता है हमारा इन दोनों को बराबर करना। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसे बढ़ाऊं, क्या इसको बढ़ा सकता हूं मैं? नहीं, ये तो कैश बुक है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता मैं। तो क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा पासबुक में करूंगा। इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में जो भी मैं चेंजेस करूंगा पासबुक में ही करके चलूंगा मेरे बाबू। तो पासबुक को भी माइनस कर देंगे हम, और इस तरीके से दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो पासबुक को भी माइनस कर देंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है जी, ओके। फाइनली करना क्या है, आपको माइनस करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो बस यहां अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे हम कि हमने क्या किया है आखिर। तो हमने चेक ड्रॉन किए हैं। इशूड वर्ड भी लिख सकते हो आप, बाकी क्वेश्चन में ड्रॉन है तो ड्रॉन लिखेंगे। बट ये चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक ड्रॉन किए हैं हमने, लेकिन पेमेंट पर्पस के लिए अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। और कितनी अमाउंट है, तो क्वेश्चन के अंदर बताए हैं 3 चेक हैं, 15,000, 5,000 और 8,000। आप चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में कोट भी कर सकते हो, 15,000, 5,000 और 8,000। अकॉर्डिंगली 28,000 जो कि है आपको माइनस करके चलना है। और माइनस क्यों, तो वो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख ले दोबारा से, ठीक है जी, सीधी सी बात है। अगर नहीं आई बात समझ में, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब देखो आमतौर पर तो इंटरेस्ट हमें मिलता है, लेकिन अगर हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता नहीं है बल्कि लेता है हमसे इंटरेस्ट। और क्या वो हमारे घर लेने आता है? नहीं, वो सीधा हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेता है। तो दिस इज अ पासबुक एंड दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट ले लिया, क्या कर सकते हैं, और तुरंत हमारे पासबुक में से बैलेंस को डिडक्ट कर दिया। अब क्या ही कर सकते हैं। और हमें तो चीजों को बराबर करना है, तो क्या बराबर करने के लिए कैश बुक को डाउन करूंगा? जवाब है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पासबुक, सो वी विल ऐड अप अगेन द पासबुक। तो हमें पासबुक को वापस बढ़ाना पड़ेगा दोनों चीजों को इक्वल करने के लिए। तो हमें इस पार्ट में ऐड करके चलना है मेरे बाबू। तो डन। ये जो इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हम ऐड करके चलेंगे। पासबुक नीचे गिरी तो पासबुक को वापस से बढ़ा देंगे हम लोग। तो ऐड करेंगे हम 2,000 रुपए। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है आउटस्टेशन चेक। कोई आउटस्टेशन चेक है। आउटस्टेशन चेक का मतलब कि जहां आप बिजनेस करते हो, जिस स्टेट, जिस राज्य में आप रहते हो, उसके बाहर के चेक है। यानी जिस पार्टी ने आपको चेक दिया होगा वो बाहर का होगा। लिखा हुआ है आपने उसे जमा कराया चेक को, लेकिन वो चेक अभी तक भी कलेक्ट नहीं हो पाया, यानी क्लियर नहीं हुआ। तो देखो ये वो चेक है जो आप डिपॉजिट करा रहे हो, इनसे आपके अकाउंट में पैसे कटते नहीं है, डिडक्ट नहीं होते, बल्कि पैसा आने की उम्मीद होती है, लेकिन वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। यानी ये वो चेक है जो आपको अपने कस्टमर से मिलते हैं। और शुरुआत में लिखा है आउटस्टेशन चेक, दैट मींस जो आपका कस्टमर है वो आपके स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहा। बाकी तो ठीक है, मतलब आउटस्टेशन चेक है, कैसे भी चेक है, हमें तो लेना देना ये है कि चेक को जमा कराया गया। एंड अगेन दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक। और जैसे ही हमने चेक को जमा कराया है तो अकाउंटेंट ने तुरंत कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, कैश बुक को राइज कर दिया होगा। अब पासबुक वहीं की वहीं है, क्योंकि चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी क्लियर नहीं हुए हैं। तो अब हमें तो बराबर करना है। अगेन क्या बराबर करने के लिए कैश बुक को नीचे लेके आऊं? नहीं, पूरे क्वेश्चन में हमें पासबुक में ही चेंजेस करने हैं। तो हमें पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट ये दोनों की दोनों चीजें आपस में बराबर हो सके। तो अकॉर्डिंगली यहां इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पासबुक को राइज करना पड़ रहा है। तो ठीक है जी, ओके। ये इसको भी ऐड ही करना है, तो 30,000, पॉइंट नंबर 4। तो यहां लिख देंगे हम कि जो आउटस्टेशन वाले चेक हैं, आउटस्टेशन वाले चेक हैं,
वो डिपॉजिट तो कराए गए हैं, डिपॉजिटेड, बाकी ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक ये जो चेक है वो कलेक्ट नहीं हो पाए हैं, 30,000 रुपए के ये चेक हैं, तो ये आप ऐड करके चलोगे, ऐसे करके बातें हो गई हमारी। और ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, 6 को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक बात अच्छे से समझ में ना आई तो कहना, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके चलेंगे मेरे बाबू। तो ठीक है, और टोटल 8 पॉइंट है, चलो फटाफट से 8 पॉइंट में डाल ही देता हूं। यानी 6 के बाद में 7 आएगा और 7 के बाद में मेरा प्यारा गुल्लू है 8 पॉइंट आएगा। चलो जी, तो 10,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के पे कर दिए हैं बैंक ने आप ही की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते, बट हैज नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। यानी आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शन दी हुई है अपने बैंक को कि भाई मेरे खाते से इंश्योरेंस के नाम का पैसा काटते रहना और इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराते रहना, बट ये जो पैसा है ये हम कैश बुक में एंटर करना भूल गए हैं। अब कैश बुक में हम तो एंटर करना भूल गए हैं, लेकिन बैंक वालों ने तो अपना पैसा काट लिया है, यानी कि उन्होंने तो हमारे अकाउंट में से पैसे को डिडक्ट कर दिया होगा। तो क्या करेंगे हम, तो अगेन दिस इज द पासबुक, दिस इज द कैश बुक, बैंक वालों ने अपना काम बखूबी किया है, यानी कि जो पासबुक है ये आपकी डिडक्ट हो चुकी होगी, उन्होंने इंश्योरेंस के नाम का पैसा काट लिया है। कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से कैश बुक स्टिल वहीं की वहीं है। अब चीजों को बराबर करने के लिए क्या कैश बुक को नीचे लेके जाऊंगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन तो पासबुक का है, तो पासबुक को ही वापस से मुझे राइज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये चीजें आपस में बराबर हो सके। तो ऐड करना है यहां पर भी आपको 10,000 रुपए, तो लिख देता हूं मैं कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी, और कितनी अमाउंट है ये हमारी, तो 10,000 रुपए, ऐसे करके हो गई बात। इसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स, अब ये कौन सा चेंबर आ गया, मुद्दा यह है इसकी कोई फीस वगैरह है जो कि बैंक ने पे कर दी है फॉर द ट्रेडर, बट नॉट रिकॉर्ड इन अ कैश बुक। अब देखो क्या है चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो आमतौर पर जब कभी भी हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी ना किसी ग्रुप, किसी संगठन, किसी एसोसिएशन के साथ हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ऐसी चेंबर ऑफ कॉमर्स भी सम काइंड ऑफ एसोसिएशन ही है। फिलहाल हम इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अकाउंट्स पढ़ना है, कोई बीएसटी या जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो ठीक है जी, ओके, कोई इस तरह का संगठन है जिसकी की फीस जा रही है, सब्सक्रिप्शन फीस जा रही है, कितनी फीस जा रही है, 3,000 रुपए की जा रही है, जो सीधा हमारे बैंक में से डिडक्ट हो चुकी होगी। और बैंक में से तो डिडक्ट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि वो अभी तक हमारी कैश बुक में एंटर नहीं हुई है। तो अगेन फिर से वही सिनेरियो कि दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, सीधा बैंक से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, तो पासबुक में से पैसे कट गए होंगे, डिडक्ट हो गए होंगे, पासबुक आपकी नीचे आ चुकी है। कैश बुक स्टिल वहीं की वहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डिड नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, वो कैश बुक में एंटर ही नहीं हुई। तो डन। अगेन चीजों को बराबर करने के लिए ये जो पासबुक अभी अभी नीचे आई थी, इस पासबुक को वापस से आपको राइज करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पासबुक का है, चेंजेस तो आप पासबुक में ही करोगे। तो फाइनली करना क्या है, ऐड करके चलना है। तो ठीक है जी, ओके, 3,000 रुपए की ये जो चेंबर की फीस है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स फी नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, तो ये हो जाएगी अपनी कितनी, 3,000 रुपए, और ये भी हमें ऐड ही करके चलनी है। तो ऐसे करके बातें हो गई। इसके अलावा कलेक्शन चार्जेस, अब ये फिर से आ गई कोई चार्जेस हैं। अब चाहे जो मर्जी हो भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स की फीस हो, कलेक्शन चार्जेस हो, हैं तो चार्जेस ही ना। हमें तो मेन मुद्दा यह है कि है तो खर्चा ही, और खर्चा हमेशा आपके बैंक के बैलेंस को गिराता है, बैंक के बैलेंस को बढ़ाता नहीं है। ये तो मोस्ट कॉमन सेंस की बात है कि कलेक्शन के कोई चार्जेस हैं जो कि चार्ज कर लिए हैं बैंक ने, यानी आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए, लेकिन वो कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं हो पाए। तो अगेन सेम प्रोसीजर रहने वाला है कि दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, और पासबुक में से कलेक्शन चार्जेस कट गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन कैश बुक वहीं की वहीं है। अब वापस से बराबर करने के लिए पासबुक को राइज कर देंगे हम, बराबर हो गया हमारा। तो सेम प्रोसीजर पे ही चल रही है बातें हमारी, ठीक है जी। तो बस 1,000 रुपए जो कलेक्शन चार्जेस हैं, इनको भी सेम वही इसी तरीके से लिख सकते हैं हम कि जो कलेक्शन चार्जेस हैं और नॉट ये लो वक्त बचाऊं, नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, ठीक है। हालांकि पेपर में कहीं भी ऐसे काम नहीं करेंगे हम, लेकिन अभी तो इस तरह के जुगाड़ किए जा सकते हैं। खैर,
तो 1000 रुपए यहां पर भी हमने लिख दिया। ठीक है जी। फाइनली सबसे आखिरी एंट्री जहां लिखा हुआ है कि बिल डिस्काउंटेड डिसोनर हो गया है, बिल डिस्काउंटेड डिसोनर हो गया है और इसको अभी तक भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जरा आराम से, सबसे पहले तो ये बिल डिस्काउंटेड क्या होता है? तो बिल 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 मतलब ये कोई ऐसा बिल नहीं है कि हाँ भाई आपने कहीं परचून की दुकान पर या कहीं से कोई सामान खरीदा है और उसके बदले में कोई बिल की बातें चल रही हैं। नहीं जी, ये बेसिकली क्या है, ये बिल कुछ और नहीं बल्कि बिल रिसीवेबल की बातें कर रहे हैं। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत आपको किसी पार्टी से पैसे मिलने होते हैं। और डिस्काउंटिंग के केस में हम क्या करते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को गिरवी रखाकर बैंक से पैसा ले चुके होते हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपको पैसा मिलना हो और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक में गिरवी रखा देते हो और उसके बदले में पैसा पहले ही बैंक से ले लेते हो, और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आगे चलकर डिसोनर हो जाता है, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर डिसोनर हो जाता है तो बैंक वाले दंड स्वरूप पेनल्टी डालकर आपके खाते से पैसे काट लेते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं सेम बात को, ये बिल कोई छोटा मोटा कोई ऐसा बिल नहीं है कि आपने दुकान पे या किसी सप्लायर से सामान खरीदा और आपको बदले में कोई कागज का टुकड़ा कोई बिल मिला है, तो ऐसा नहीं है। ये बिल क्या है? बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मीन सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपको पैसे मिलने थे। अब जरा आराम से, बिल रिसीवेबल इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपको पैसे मिलने थे, तो कई बार हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक में गिरवी रखाकर बैंक से पैसे ले लेते हैं। बैंक में गिरवी रखाकर बैंक से पैसे ले लेते हैं। इस प्रोसेस को बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं, पैसा लेने को। लेकिन यही बिल, यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आगे चलकर डिसोनर हो जाए, यानी किसी पार्टी ने दिया होगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उस पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं की, बट जो बैंक होता है वो तो पेनल्टी के तौर पर दंड स्वरूप हमारे ही अकाउंट में से पैसे काट लेता है, क्योंकि हम ही गए थे उनसे पैसा मांगने के लिए। तो इन शॉर्ट, इन सारी लंबी चौड़ी राम कहानी का मेन क्रक्स ये है कि जब कहीं भी इस तरह का बिल डिसोनर होता है तो डिसोनर के कॉन्सिक्वेंस में बैंक विल डिडक्ट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। तो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर का जो मेन क्रक्स है वो है कि बैंक विल डिडक्ट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट, हमारे खाते से, अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो डन जी डन। और इस तरह का जो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर की एंट्री है ये अभी तक भी हमने कैश बुक में एंटर नहीं की है। तो कहानी क्या है? कहानी बड़ी छोटी सी है, कहानी लिटरली बहुत छोटी सी है, शुरू भी होगी और खत्म भी होगी। क्या है कहानी? तो बेसिकली बिल जो है वो डिसोनर हो चुका है, तो दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, और पासबुक से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, बैंक वालों ने पेनल्टी डाल दी है, तो पासबुक से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। और कैश बुक तो वहीं की वहीं है, क्योंकि लिखा है कि डिड नॉट कैश बुक रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो डन। हमें तो चीजों को बराबर करना है। क्या बराबर करने के लिए कैश बुक को नीचे लेके जाऊंगा? नहीं, क्वेश्चन तो पासबुक का है, तो पासबुक को ही मैं राइज करके चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पासबुक का है। तो पासबुक को क्या करना है? पासबुक को राइज करना है। जब जब पासबुक के क्वेश्चन में पासबुक से पैसे कटेंगे तो आपको वापस से पासबुक को बढ़ा देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 5000 हैं ये भी आपको फाइनली क्या करने हैं? ऐड ही करने हैं, ऐड ही करने हैं। तो बिल डिस्काउंटेड जो है अगर वो डिसोनर हो गया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और वो अभी तक अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इस तरह की परिस्थिति में जो 5000 रुपए हैं बैंक से कटे होंगे तो वापस से आप बैंक में ऐड कर दोगे, पासबुक में ऐड कर दोगे। तो डन। इसी के साथ में सभी ट्रांजैक्शन हो गई, और सभी ट्रांजैक्शन होने के बाद हम क्या किया करते थे वो याद होना चाहिए आपको, कि हम बैलेंसिंग किया करते थे, बैलेंसिंग किया करते थे। ठीक है जी, ओके। और बैलेंसिंग कैसे होती थी हमारी? भाई क्वेश्चन की शुरुआत हुई है बैलेंस एज पर पासबुक, तो एंड कहां पर होगा? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। जरा आराम से, शुरुआत हुई है पासबुक से, खत्म होगा कैश बुक। और करने का प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा, क्या कि भाई सबसे पहले इस साइड का टोटल करो, फिर उसके बाद में ये सारी की सारी फिगर्स का टोटल करो, और पेपर में गोले गोले नहीं मारने, ध्यान रखना। ठीक है जी। और बस फिर बड़ी में से छोटी साइड माइनस कर दो। जैसे कि अगर मैं ये वाली साइड की बात करूं तो इन सारी की सारी फिगर का टोटल बनेगा मेरा कितना? 1,08,000 रुपए। और अगर मैं इन सारी की सारी फिगर्स के टोटल की बात करूं तो ये कितना बनेगा? 40,000, 42, 45, 46 और 5, 51। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि भाई वो तो 1,08,000 है और ये तो 51,000 है, तो दोनों को माइनस करेंगे हम और बस अकॉर्डिंगली लिख देंगे। और सबसे पहले बड़ी साइड कौन सी है? 1,08,000 वाली, तो यहां पर भी लिखेंगे हम 1,08,000 रुपए, और यहां पर भी लिखेंगे हम 1,08,000
8,000 रुपए, और 1,08,000 में से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 57,000। और ये 57,000 आपको उस तरफ लिखना है जो आपकी छोटी साइड है। तो बैलेंसिंग को हमेशा से अकाउंट में हम उसी साइड लिखते हैं जिस साइड छोटी होती है। तो डन। इस तरीके से बीआरएस का एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग एक काम करिएगा, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ट्राई करें, ठीक है जी। ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अपने कंसेप्ट चेक करिए कि वेदर क्या हम बातें समझ में गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है जी, और कितनी हद तक समझ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप ट्राई करें, ईमानदारी से ट्राई करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर दिक्कत आती है तो प्लीज पूछें, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए। पॉइंट नंबर की क्वेश्चन नंबर 2 का ये पॉइंट बता दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर दूंगा और 100% निश्चित तौर पर बात समझ में जरूर आएगी। और अगर आपका क्वेश्चन आपके हिसाब से हो गया है तो अपना जो भी फाइनल आंसर आपके हिसाब से है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो दैट मैं वेरीफाई भी कर दूं कि वेदर आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अगर आंसर सही आ रहा है तो कमेंट करिए, गलत आ रहा है तो पॉइंट मुझे बता दीजिए कि हाँ भाई आपको ये पॉइंट में कंफ्यूजन है, ऐसे करके बातें हैं। तो इसी के साथ में मेरी तरफ से तो बीआरएस की कंसेप्चुअली और प्रैक्टिस का दोनों ही पार्ट खत्म होते हैं और इसी के साथ बीआरएस का पूरी तरह से समापन होता है। फिर भी स्टिल अगर आपको बीआरएस के अंदर दिक्कत है तो भाई जरूर देख लें, ये था आपका पार्ट 3, तो पार्ट 1 देख लें। अगर आपको कंसेप्चुअली अभी भी परेशानी आ रही है, कोई दूसरा चैप्टर आपको कवर करना है जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि मिड टर्म 1 का सिलेबस था, उसमें भी अगर अभी तक समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं और अब आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी जरूर देख सकते हो। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है, तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।